गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 29 अगस्त में पहुंच गए और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी के रिसोर्सेज से बनाई गई करंट अफेयर की सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे द हिंदू और पीआईबी से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बनाया है, उसी पे हमारा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो भी मिस ना हो बेल आइकन को प्रेस करने से, और अच्छे तरीके से आप अपडेटेड रहेंगे। मार्किंग स्कीम में ये है कि आप 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए ताकि आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ जा सके यहाँ से। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करने से एक प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए 10 में से 6 करेक्ट हों, और अगर नहीं भी होते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज़ करना है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को सुनना है, और अदरवाइज़ 24 आवर्स में तो हर एक को एक बार वीडियो को फिर से देखना है और इसको अच्छे तरीके से रिविज़न करना है। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंटिजेंसी फंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो कंटिजेंसी फंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश बाय द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, कि इस कंटिजेंसी फंड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1950 का जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है। सेकेंड है, इट इज़ स्पेसिफिक प्रोविज़न mean for meeting unexpected contingencies that arise from RBI's monetary policy and exchange rate operation। तो जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस के कारण जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फुलफ़िल करने के लिए इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न दिए गए हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर अच्छे तरीके से चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो दिया है कि इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश बाय द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग दी है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी पार्शली करेक्ट और पार्शली इनकरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ कंटिजेंसी फंड उसके हिसाब से सही है, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंटिजेंसी फंड है ये 1950 के कंटिजेंसी फंड से इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है, क्या इसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न दिए गए हैं जिसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस के कारण जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और ऑप्शन 2 करेक्ट होने के कारण राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। ठीक है, याद रखना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 में, बट वो आरबीआई का नहीं है, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो कंटिजेंसी फंड इस्टेब्लिश किया गया तो वो उसके लिए, क्योंकि जो आरबीआई एक्ट सेक्शन 47 है उसके अकॉर्डिंग जो सरप्लस है वो आरबीआई को मिलता है, ताकि किसके कारण आर टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट के ट्रांसफर किया जाता है आफ्टर मेकिंग वेरियस कंटिजेंसी प्रोविज़न पब्लिक पॉलिसी के लिए जो मैंडेट होती हैं आरबीआई के लिए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशन के लिए। तो इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम को रिड ऑफ करने के लिए ये जो सरप्लस होता है आरबीआई का उसमें से ये लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के ऊपर 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सेकंड, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। इसकी चेयरपर्सन आपकी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। थर्ड है, द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ द काउंसिल, कि इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज होता है वोट देने का वो 1/3 होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। वन बाय वन एक बार पढ़ते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? बिल्कुल, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेकंड, क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसकी चेयरपर्सन होती है? बिल्कुल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसकी चेयरपर्सन होती है। एंड क्या जो वोट जो सेंट्रल बैंक जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका जो वेटेज है ये 1/3 है, तो ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
याद रखिएगा। और जीएसटी जो टैक्स काउंसिल है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो है ही, इसके साथ ये कुछ रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके कारण जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो बाइफर्केशन होता है वो अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 279A इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जीएसटी काउंसिल को ऐड किया गया था, ठीक है। याद रखना, सेंटर और स्टेट के बीच एक अच्छा खासा जॉइंट फोरम को बनाए रखने के लिए, तो ये इसके बीच इंपॉर्टेंट था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल जीआईएस एनेबल लैंडमार्क सिस्टम। तो नेशनल जो जीआईएस एनेबल लैंड बैंक सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड रिसोर्सेज, कि जो इसका एम है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसकी जो अवेलेबिलिटी हो किसकी, इंडस्ट्रियल लैंड और रिसोर्सेज की। सेकेंड है, द सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ स्टेट जीआईएस सिस्टम, कि ये जो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आईआईएस के द्वारा स्टेट जीआईएस सिस्टम के साथ मिलकर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। 1 by 1 एक बार पढ़ते हैं। क्या इसका एम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है? बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, क्या इसके अंदर जो सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है वो आईआईएस के साथ जीआईएस के साथ मिलकर किया जा रहा है? बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं। जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है नेशनल जीआईएस एनेबल लैंडमार्क सिस्टम को, जो 6 स्टेट और कुछ और इससे ज़्यादा स्टेट्स को लेकर फ्यूचर में इस तरीके के रियल टाइम इंफॉर्मेशन लैंड रिसोर्सेज से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी है इंडस्ट्रियल लैंड और रिसोर्सेज की ये फुलफिलमेंट हो सकेगी, ठीक है। और जो आपका इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसने जीआईएस सिस्टम के साथ मिलकर ही इसको लॉन्च किया, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो प्रोटोटाइप है ओनली विल बी डेवलप फर्दर विद इनपुट्स फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है, जिनको आगे स्टेट्स द्वारा इनपुट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसके कारण जो भी इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ लैंड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट, इन सभी चीज़ों पे भी वर्क किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो अभी रिसेंटली रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट ये रिलीज़ की गई है, तो इसको किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी नीति आयोग एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ की जा सकती थी, यहाँ पे लर्निंग के बारे में दिया है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन होगा वो लर्निंग से रिलेटेड होगा। तो देखिए यूनेस्को तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो इसकी फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कहीं पे भी लर्निंग नहीं आता है। नीति आयोग भी इस तरीके से डायरेक्टली लर्निंग प्रोसेस पे वर्क नहीं करती, क्योंकि हमारा थिंक टैंक है। और वर्ल्ड बैंक ये भी अलग अलग रिसोर्स पे वर्क करता है, डायरेक्टली लर्निंग पे वर्क नहीं करता। लेकिन अगर आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होती तो यहाँ पे हो सकता है आप इसका आंसर राइट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि जो इसका फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, ठीक है। तो चिल्ड्रन के लिए है, तो लर्निंग वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करिए और वहाँ पे इसको वर्क करिए। अब एटलीस्ट 1/3, ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड स्कूल चिल्ड्रन, और अगर हम एक मोटा मोटा क्राइटेरिया बांधे तो 463 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली वेर अनेबल टू एक्सेस रिमोट लर्निंग व्हेन कोविड-19 शटर्ड देयर स्कूल्स, ठीक है। देखिए 463 मिलियन जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो ये 1/3 होगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स वो कोविड-19 के कारण, उनका स्कूल बंद होने के कारण वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि वो एक्सेस नहीं पा रहे हैं लर्निंग के रिसोर्सेज को। और 24% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स हैव इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस ई एजुकेशन, और जो 24% इंडियन हाउस होल्ड हैं उन्हीं के पास केवल इंडिया में कनेक्शन ई एजुकेशन का। आप देख सकते हैं
कि कितनी प्रोबेबिलिटी कम है, 76%। 76% ऑफ पीपल हु डजेंट हैव द इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ और एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये रीजन्स यहाँ पे दिए वन बाय वन। ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ 49% में 67 मिलियन जो पीपल हैं ये अनेबल हैं एक्सेस पाने के लिए रिमोट लर्निंग एरियाज़ में। और टोटल अगर हम इन सारे एरियाज़ का देखते हैं, वेदर वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन कंट्रीज़। तो वहाँ पे अगर हम टोटल सर्वे जो देखा गया है तो ग्लोबल की 31% ऑफ पॉपुलेशन और अराउंड 463 मिलियन पीपल जो हैं वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अनेबल टू एक्सेस है ई कनेक्शन पाने के लिए, ई इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पे कौन कौन सी PVTGS रहती हैं। फर्स्ट कोरेगा, सेकंड ऑनगेज एंड थर्ड सोम्पेंस। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3 एंड ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइबल ग्रुप्स इनहेबिटेट करती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर वन बाय वन। देखिए कोरेगा तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, तो ये जो फर्स्ट इसमें आपकी तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कोरेगा आपकी केरला से रिलेट करती है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे केरला पे रहती है क्योंकि अलग अलग फेस्टिवल को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ये वहाँ पे अधिकतम न्यूज़ में रहती है। ऑनगेज और जो सोम्पेंस है ये दो जो हैं ये आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेट करती हैं। और 2 and 3 राइट होने का ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं। कंट्री में 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कैटेगराइज किया गया है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, ठीक है। ये रखना है कि जो आपकी PVTGS है इसको कैटेगराइज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। और कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और PVTGS है ये 18 स्टेट और एंड यूटीज़ ऑफ अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे ये फॉल करती हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इम्प्लीमेंट किया है द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक्सक्लूसिवली फॉर कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट ऑफ PVTGS, ठीक है। तो मिनिस्ट्री जो आपकी ट्राइबल अफेयर है इसने कुछ इम्प्लीमेंटेशन लिए हैं जिसके कारण जो डेवलपमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 5 प्रकार की जो अंडमान निकोबार में PVTGS फॉल करती हैं, तो अगर आप इनका रिजाइडिंग एरियाज देखेंगे तो ग्रेट अंडमानीज, जारवाज, ऑनगेज, सोम्पेंस एंड नॉर्थ सेंट्रलीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं आपके PVTGS जो वहाँ पे रिजाइड करती हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया था कोरेगा आपकी केरला से रिलेट करती है, तो ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट में बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सेकेंड है, नेशनल जो एन हेल्थ ID है कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, कि नेशनल हेल्थ जो ID है इसको 18 साल से जो कम एज के जो लोग हैं वो इसमें अपनी ID बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। जो पहला है कि इसको इम्प्लीमेंट किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड क्या इसके अंदर 18 ईयर से कम एज के बच्चे इम्प्लीमेंट अपनी ID को नहीं कर सकते, मतलब अपनी ID को ओपन नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो ये स्टेटमेंट आप आसानी से इनकरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तो जो आपका राइट आंसर ये ए हो गया। और ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ मैंने कल बताई थी कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना आधार यहाँ पे लगाना ही लगाना है, ठीक है। आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे अपनी ID को ओपन कर सकते हैं। और बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, यू कैन बी एबल टू ओपन योर ID, ठीक है, आप अपनी ID को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द सुरेंसर मानसर लेक्स लोकेटेड। तो सुरेंसर मानसर लेक्स कहाँ लोकेट करती है,
ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी J&K, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी पंजाब। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो सुरेंद्र मानसर लेक है ये आपकी J&K के अंदर लोकेट करती है। अभी रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मछलियों का पालन है ये बढ़ा था, ठीक है, उसी के कारण ये न्यूज़ में थी, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि ये रामसर कन्वेंशन के अंदर भी आती है, ठीक है, ये भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि आप ये इसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये क्यों न्यूज़ में थी, ये नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वही पूछे जाएंगे। तो सुरेंद्र मानसर लेक्स है, इसको रामसर कन्वेंशन का दर्जा कब दिया गया था, ठीक है, इसको कब कैटेगराइज किया गया था, तो इसको 2005 में कैटेगराइज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये लोकेट कहाँ करती है, तो ये J&K में लोकेट करती है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा और इसका डेजिग्नेशन भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइमैगिन कैंपेन। तो जो राइमैगिन कैंपेन है ये किससे रिलेट करता है। स्टेटमेंट 1 है इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, कि क्या ये इसको यूनिसेफ ने लॉन्च किया है। सेकेंड है इट एम्स टू प्रिवेंट द कोविड-19 पेंडेमिक फ्रॉम द एग्रीवेटिव अ लास्टिंग क्राइसिस फॉर चिल्ड्रन, कि इसका एम ये है कि प्रिवेंट करना कोविड-19 पेंडेमिक से जो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रंस में क्राइसिस बढ़ रहा है, ठीक है, उसको। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। 1 by 1 स्टेटमेंट को पढ़ के फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या इसको यूनिसेफ ने लॉन्च किया है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको यूनिसेफ ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये रिलेटेड भी किससे है, ये स्टडी से रिलेटेड बच्चों की, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो रिमोट एरियाज़ में है वहाँ पे अनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ई लर्निंग जो रिसोर्सेज है वो उन लोगों के पास है भी नहीं, और है तो कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इसलिए यूनिसेफ ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है और उसने बताया है कि किस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रिवेंट द कोविड-19 पेंडेमिक फ्रॉम द एग्रीवेटिंग अ लास्टिंग क्राइसिस फॉर चिल्ड्रन। ये भी करेक्ट है, जिस तरीके से जो क्राइसिस के कारण जो चिल्ड्रन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको इसके बारे में बताना इसका मुख्य एम है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपका राइट आंसर सी हो जाता है। सी विल बी द राइट आंसर, ओके। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ ने जो राइमैगिन कैंपेन इसको स्टार्ट किया ताकि जो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो भी क्राइसिस है चिल्ड्रन के अंदर, और स्पेशली अगर बात की जाए तो जो पुअरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल पीपल्स है उनमें जो अपील की गई है अर्जेंट इन्वेस्टमेंट, ताकि ब्रिज की जा सके डिजिटल डिवाइड को और रीच की जा सके एवरी चाइल्ड के साथ, ताकि वो रिमोट लर्निंग एरियाज़ में अगर रहते हैं तो वहाँ पे उनको लर्निंग इक्विपमेंट प्रोवाइड की जा सके, और जो मोस्ट क्रिटिकली प्रायोरिटाइज और सेफ रीओपनिंग की जा सके स्कूल्स की, ठीक है। तो इसके ऊपर ये रिपोर्ट्स बनाई गई जिसका ये मेन मोटो है, ठीक है, कि रीओपनिंग करना स्कूल की किस तरीके से करना है, प्रायोरिटाइज करना सेफ रीओपनिंग को, ठीक है, और लर्निंग प्रोवाइड कराना रिमोट एरियाज़ में, डिजिटल डिवाइड को फुलफिल करना, ठीक है, और पुअरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल जो कैटेगरीज़ हैं उसको किस तरीके से रिसोर्स को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। तो आउटर स्पेस जो ट्रीटी 1967 है इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट बाइंड्स स्टेट पार्टीज नॉट टू प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडीज एनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि इसका ये बाइंड करती है स्टेट पार्टीज़ को कि आप प्लेस नहीं कर सकते कोई भी ऑर्बिट को, नॉट टू प्लेस इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर किसी भी ऑर्बिट के अंदर, चाहे वो अर्थ के चारों तरफ या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के वहाँ पे कोई भी वेपन या मास डिस्ट्रक्शन आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइंड करती है स्टेट पार्टीज़ को, आपको किसी प्रकार का मास डिस्ट्रक्शन ऑर्बिट के अर्थ के चारों तरफ नहीं करना है। सेकेंड है इंडिया हैज़ साइन द रेटिफाइड द आउटर स्पेस ट्रीटी, कि इंडिया ने इसको साइन भी कर लिया है और रेटिफाइड भी कर लिया आउटर स्पेस ट्रीटी को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं 1 by 1।
फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है कि ये क्या ये बाइंड करती है स्टेट्स को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं कि आप किसी भी प्रकार का मास डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे बाय द वेपन्स अर्थ के चारों तरफ या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ के चारों तरफ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है क्या इंडिया ने इसको साइन और रेटिफाइड दोनों कर लिया, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया ने 1967 में ही इसको साइन कर लिया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होने का राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दिए गए हैं कि स्टेट पार्टी को कमेंट करना पड़ेगा कि चाहे प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ एनी न्यूक्लियर वेपन्स और ऑब्जेक्टिव कैरिंग WMD, ठीक है, कि वहाँ पे WMD का प्रयोग करके ही आपको आगे चलना है। और ठीक है, और एस्टेब्लिश मिलिट्री बेसिस टेस्ट एनी टाइप ऑफ वेपन्स और कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑन द मून अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, कि आप करने को तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का मास डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मास डिस्ट्रक्शन शुड नॉट अलाउड, ठीक है, वहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिसोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के कौन कौन से सोर्सेस यहाँ पे जो बताए गए इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हैं। फर्स्ट है एंटीबॉडीज़ ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा टू इन्फेंट रिसीव्स फ्रॉम इट्स मदर, कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं पैसिव इम्यूनिटी की, ये पूरी बॉडीज़ में जो इन्फेंट को मिलती है ये उसकी मदर से मिलती है। सेकंड है ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न फ्रॉम पेशेंट हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, कि ब्लड प्लाज्मा होता है वो ट्रांसफ्यूज़न, जो ब्लड प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूज़न होता है पेशेंट्स के अंदर, हु हैव रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो जाता है फ्रॉम एनी इन्फेक्शन अगर उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी होती है तो। सेकंड है वैक्सीनेशन बाय लिव एट्यूनेटेड वैक्सीन, कि वैक्सीनेशन जो उनको मिलता है वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन से मिलता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3 एंड ऑप्शन डी 1 और 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है कि पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, कि क्या इनको जो एंटीबॉडीज़ मिलती है ये इनकी मदर से मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पैसिव इम्यूनिटी को हम इनको कुछ समय तक के लिए इम्यूनिटी रहने वाली ही कहते हैं, ठीक है, जो इनकी मदर से डायरेक्टली इनको इनहेरिटेंस के तौर पे मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड है जो ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न होता है फ्रॉम पेशेंट्स में हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, वो रिकवर हो जाता है इन्फेक्शन से, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी पैसिव होती है, ठीक है। और रिसेंटली इन्फेक्शन के समय ये जल्दी से जल्दी से तैयार हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं फॉर फाइट करने के लिए जो भी बैक्टीरिया और हमारा वायरस होता है उससे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो दिया है कि जो वैक्सीनेशन है इसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से दिया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया समय कि ये इनको इनकी मदर से मिलता है, वो भी इनहेरिटेंस के तौर पे, ठीक है। जिस तरीके से उनको स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तभी उनको मिल जाता है, लेकिन जो वैक्सीनेशन है यहाँ पे जो दिया है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से मिलता है, ये गलत है क्योंकि इनको बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता, ये टेम्प्रेरी पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो ये इनकी मदर से ही इनको मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये आपकी रॉन्ग है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी को इज द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहा जाता है बाय वन ह्यूमन और अनदर एनिमल्स टू अनदर, ठीक है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है और एनिमल्स टू एनिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम इन्फेक्शन, बट दिस प्रोटेक्शन इज़ टेम्प्रेरी, ये प्रोटेक्शन आपका टेम्प्रेरी होता है क्योंकि जो आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो डिपेंड करती है आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो प्रोटेक्शन होता है पैसिव इम्यूनिटी का ये टेम्प्रेरी होता है, इसलिए हम फॉलो करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं बाय द वैक्सीन, ठीक है, कि वैक्सीन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें, तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अपना स्कोर जितना भी आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर 6 में से कम आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।